वेलकम ऑल। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग जानने जा रहे हैं बिहार लैंड टाइप्स एंड लॉ में गैर मजरूआ जमीन क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं बिहार में लैंड टाइप्स क्या होता है, उसको कौन से लॉ रेगुलेट करते हैं। क्योंकि लैंड लॉ हमारा जो डेवलप किया है कई सौ सालों में डेवलप किया है, मुगल्स एम्पायर था, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर आई, तो इसमें जो वर्ड्स हैं, पर्शियन वर्ड्स भी है, हिंदी का वर्ड्स भी है, उर्दू वर्ड्स भी, इंग्लिश वर्ड सब मिक्स है। तो हमें समझने में जो यंग लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, लॉ स्टूडेंट होते हैं, साथ ही साथ जो जमीन का कारोबार करते हैं, बिल्डर या जिन्हें जमीन में इन्वेस्ट करना है, उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये लैंड लॉ जो सीरीज है एक सोशल अवेयरनेस है हमारा। आइए समझते हैं। आपने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि लैंड जो होती है बेसिकली गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट, यही दो टाइप बेसिक ब्रॉड डिवीजन होगा। उससे भी अगर हम डिवाइड करेंगे फर्दर तो गैर मजरूआ, खास मल और कैसरी हिंद में डिवाइड होगा। और अगर इधर प्राइवेट लैंड पर डिवाइड करें तो या तो रैयती जमीन होगा या तो जमींदारी रैयत होगा। अब अगर हम फिर डिवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट लैंड में गैर मजरूआ जमीन या तो खास मालिक कहलाएगी या तो आम। और अगर जमींदारी रैयत को डिवाइड करेंगे तो बकाश, जिरात, मजियात, बेटखता, मन, ये सारा टाइप होगा। हम हर एक डिवीजन को, ये सीरीज का जो वीडियो छठा या सातवां वीडियो होगा, इससे पहले की वीडियोस में हमने बता दिया है कैसे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, क्या टाइप्स था, उसके बाद कैसे खतियान रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बना, जमाबंदी क्या हुई। तो ये सब कुछ होने के बाद हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? गैर मजरूआ खास मालिक में आ गए हैं। अब हमें आज जो समझना है वो समझना है कि गैर मजरूआ जमीन क्या होती है। आइए तो हम लोग समझते हैं गैर मजरूआ। गैर शब्द का अगर इंग्लिश में भी कहा जाए तो इसे कहेंगे हम लोग नो या नॉन। ठीक है। अब मजरूआ शब्द को लेंगे अगर हम लोग, इसका मतलब होगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल मतलब गैर मजरूआ का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब वो भूमि जो खेती योग्य नहीं है वो हो जाएगी गैर मजरूआ जमीन। समझ गए? गैर मजरूआ जमीन क्या थी? जब आप देखेंगे तो पहले का जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था वो खेती पे बेस्ड था। तो खेती के जो लैंड थे जिसपे एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन हो सकता था, उसकी महत्व जो उसकी इंपॉर्टेंस थी वो अलग थी। और बहुत सारा ऐसा लैंड था जिसपे खेती योग्य नहीं थी, मार्शी लैंड, दलदली लैंड, डुबाऊ क्षेत्र, ऐसा लैंड जो था वो क्या था, जिसपे खेती नहीं हो सकती थी। तो इसे भी दो किस्म में डिवाइड हम कर देते हैं, गैर मजरूआ खास मालिक या आम। अब ये समझिए कि यहां तक हम कैसे पहुंचे, जो कि पिछले वीडियो सीरीज में आपको मैंने बता दिया है कि जब भी ब्रिटिश एम्पायर आया उसने क्या किया कि साइंटिफिक मेथड से पूरे के पूरे गांव को, जिसे मौजा कहते थे, उसे डिवाइड करके उस पर कैडेस्ट्रल सर्वे करवाया। सर्वे का मतलब था कि जमीन क्या है, क्या उसकी बाउंड्री है, क्या चौहद्दी है, क्या डायमेंशन है, क्या रकबा है, कौन उसका ओनर है, क्या उसका नेचर है, उस पर खेती होती है, खेती नहीं होती है, उसका अगर खेती नहीं होती तो मार्शी लैंड है, कि उसमें डुबाऊ क्षेत्र है, कि उसमें पानी लगा रहता है, डिफरेंट टाइप का। तो आपको यह भी मैंने बताया कि कैडेस्ट्रल सर्वे का कई फेज होता है। जो मैपिंग होने के बाद उसमें खाना पूरी, देन होता है क्या, फील्ड बुझारत। फील्ड बुझारत का मतलब क्या है? फील्ड पे जाके लोग देखते हैं, ग्राउंड पे जाके देखते हैं क्या इनपुट्स है, क्या उन रह रहा है, कैसी जमीन है, उसके बाद तस्दीक होती है, देन कोई खतियान बनता है। तो गैर मजरूआ का खतियान बनने का मतलब था जब लोग यहाँ पे आए, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिशियल यहाँ पे आए, उन्होंने पाया कि ये जमीन आम है। आम का मतलब हुआ पब्लिक यूज में है, मतलब ठीक है ये नॉन एग्रीकल्चरल था लेकिन अब क्या है, पब्लिक यूज। जैसे कि वाटर बॉडी, जैसे कि वहां पे कोई कुआं था, कोई वेल था, कोई तालाब है, कोई पोखर है, कोई नदी का कोई छोटा नदी है, नदी का डूब क्षेत्र है, तो ये कुछ पाया वाटर बॉडी टाइप का है। इसका इस्तेमाल सभी लोग कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के, उस विलेज के, उस एरिया के लोग। उसी प्रकार इसका रिलीजियस यूज हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर, लेकिन उसमें मंदिर बन गई, मस्जिद बन गया, कुछ रिलीजियस प्लेस आ गया तो वो आ गया। इसका भी इस्तेमाल क्या करे, पूरा का पूरा कम्युनिटी यूज कर रहा था। उसी प्रकार देखा गया कि कब्रिस्तान का डेवलपमेंट हो गया, शमशान घाट का डेवलपमेंट हो गया, या वो पूरे के पूरे गांव के लिए पास्चर लैंड, मतलब जहां पे वो जाके अपने कैटल्स को चराते हैं। तो जब वहां पे गए तो ये गैर मजरूआ लैंड जो थी वो आम, मतलब पब्लिक यूज में पाई गई। तो ये हो गई प्योर गवर्नमेंट। अगर कोई जमीन गैर मजरूआ आम है
तो आप आग बंद करके कह सकते हैं कि वो जमीन क्या है, प्योरली गवर्नमेंट लैंड है। अब इसका आगे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, अगर किसी के पास है तो उसका म्यूटेशन नहीं होगा। तो इस तरह की जमीन कभी भी लेना नहीं चाहिए। ये प्योरली किसी भी तरह से किसी के पास पावर नहीं है कि ये जमीन प्राइवेट यूज करवा सके। अब बचा कि गैर मजरूआ खास या मालिक। तो गैर मजरूआ खास का शब्द या मालिक का शब्द क्या हुआ, भले वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड था लेकिन किसी एक व्यक्ति से बिलोंग कर रहा था, किसी खास व्यक्ति के पोजीशन में था। ठीक है, वहां पे खेती या कल्टीवेशन नहीं हो रहा था लेकिन किसी एक व्यक्ति के कब्जे में था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर मजरूआ खास या गैर मजरूआ मालिक। मतलब किसी मालिक के पास था, कोई ओनर था उसका, है ना। मालिक का इंग्लिश क्या है, ओनर। तो कोई इसका ओनर था, भले इस पे एग्रीकल्चर नहीं कर रहा था लेकिन ओनर था। तो दो टाइप के जमीन होते हैं, गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास या मालिक, है ना। अब इसको समझने के लिए कि गैर मजरूआ खास या मालिक कैसे बनी, तो हमें दो पार्ट देखना होता है। जमींदारी प्रथा जब भारत में थी तब इसका क्या ट्रीटमेंट किया गया, और जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला, आजादी मिली, उसके बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जो किया गया वो लैंड रिफॉर्म्स किया गया, एग्रेरियन रिफॉर्म्स किया गया। उसके बाद ये कैसे हुआ, तो पहले जब आजादी से पहले की बात है, बिफोर अबॉलिशन ऑफ जमींदार, मतलब जमींदारी के विनाश से पहले, उनकी प्रथा से समाप्त होने से पहले इसका मालिक कौन था, उस इलाके का जमींदार होता था। उसके बाद इसका मालिक कौन होंगे, बिहार सरकार हो गया। जब आजादी के बाद कानून बिहार एबोलिशन एक्ट है, जमींदार के एबोलिशन एक्ट, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया, तो इसका मालिक बिहार सरकार। लेकिन कुछ कंडीशंस में इसे जमींदार ट्रांसफर कर सकते थे। ये सब हम समझेंगे आगे के वीडियो में। आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम ये समझना है कि जमींदारी प्रथा आई कैसे। अगर आप इसको देखना समझना चाहते हैं तो इतिहास में आप जैसे चलिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने, और इतनी मजबूत हो जाती है कि 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद दीवानी राइट्स, मतलब जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का होता है पावर, वो किसके पास आ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया, आज के डेट में लैंड रेवेन्यू बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता है गवर्नमेंट का, लेकिन जैसे कि जीएसटी है, इनकम टैक्स है, कितना बड़ा टैक्स कलेक्शन है, सरकार कितना ध्यान देती है। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर में ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट था लैंड रेवेन्यू। तो 60% ऑफ रेवेन्यू कहां से आता था, लैंड रेवेन्यू से आता था। मतलब सरकार के पास जो रेवेन्यू आना था उसका 60% पार्ट था, 100 में 60 रुपए वो लैंड के रेवेन्यू से। जिस वजह से मैंने आपको बताया भी था कि कैडेस्ट्रल सर्वे होना, खतियान बनाना, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाना, जमाबंदी बनाना, ये सारा कुछ गवर्नमेंट इस वजह से करती थी कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो या ना हो, लेकिन वो ये जान पाए कि किस जमीन से वो कितना लगान वसूली कर सकते हैं। अगर हम किसी जमींदार को 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं तो इससे वो कितना लगान लेगा और हम कितना लगान उससे ले सकते हैं। फुल पोटेंशियल एसर्टेन करना, ये मंशा, ये ऑब्जेक्टिव किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट नाम का प्रोग्राम लाए, जो कि बिहार बंगाल में लागू हुआ। बंगाल का पार्ट बिहार था, उड़ीसा, बाद में बनारस में भी ये लागू कर दिया गया परमानेंट सेटलमेंट। इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ कि जमींदार नाम के एक मिडिल मैन को लाया गया। जमींदार कौन था, एक मिडिल मैन था, किसके बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और जो जमीन को रैयत थे, जो जमीन के रैयत थे, उनके बीच में एक मिडिल मैन आया, एक इंटरमीडिएट आया, एक मध्यवर्ती आया, जिसका नाम क्या कहलाया, जमींदार। तो लॉ में जब आप पढ़िएगा बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट, बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट, तो उसमें शब्द इस्तेमाल है इंग्लिश में इंटरमीडिएट, जो बीच में है, या मध्यवर्ती, ये दोनों के मध्य में है, इस वजह से ये मध्यवर्ती। तो हम यहाँ पे मध्यवर्ती ना लेके जमींदार कह रहे हैं, जो मिडिल मैन का काम कर रहा है। इसका काम था कि रैयत से लगान का वसूलना। लगान का मतलब क्या हुआ, लैंड रेवेन्यू या लैंड से जो जमीन का उसका था वो वसूलना, और किसको पहुंचाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये कितना परसेंट, अगर 100 रुपया का लगान आना था तो लगान अगर 100 रुपया रैयत से ये लेता था तो 11 रुपया खुद रखता था, बाकी 89 रुपीज किसको देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो आप समझ गए कि जमींदार कौन था, एक मिडिल मैन था जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, किसके बिहाफ पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे,
100 में 11 रुपया कौन रखता था? जमींदार, और 89 रुपीज ट्रांसफर करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जमींदार को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया। इनको जमींदार को क्या बना दिया? द जमींदार वाज द मेड द ओनर ऑफ द लैंड एंड द कल्टीवेटर बिकम मेयर टेनेंट्स। मतलब जो जमींदार था उसको बोला गया कि तुम 100 एकड़ या 100 बीघा या जो भी लैंड स्टेट हम तुमको दे रहे, स्टेट मतलब बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लैंड जो दे रहे हैं, इसके तुम ओनर हो। और जो उसका मेन कल्टीवेटर है जो खेती कर रहा था उस जमीन पे, वो क्या बन के रह गया? एक टेनेंट, एक किराएदार बन के बस रह गया। और इस जमींदार को पावर दिया गया राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम दिस कल्टीवेटर, क्योंकि कल्टीवेटर ही तो क्या उगाएगा? फसल उगाएगा। उस फसल का ही तो पार्ट जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, उस फसल का पार्ट ही तो जमींदार 11% रखेगा अपने पास। तो ये कहां से कलेक्ट करता था? ये जो जमीन के मेन रैयत होते थे, इससे जमीन रैयत से जमींदार कलेक्ट करने लगा। ठीक है। बीइंग हेरिटेबल ओनरशिप, हेरिटेबल ओनरशिप का मतलब क्या होता है आप समझिए। हेरिटेबल ओनरशिप मतलब जो दादा से बाप, बाप से पोता, मतलब वंशमुलत चलता चला आएगा। ये उसके मर जाने भर से राइट खत्म नहीं हो रहा था। विदाउट इंटेल्स द डीड वुड बी सेलेबल, मॉर्गेजेबल, पॉसिबली विलेबल एंड सिक्योर फ्रॉम स्टेट टेकओवर। इतना पावरफुल राइट दे दिया किसको? जमींदार को, कि वो चाहे तो इस जमीन को सेल कर सकता था, मॉर्गेज कर सकता था, मतलब बंधक बना सकता था, साथ ही साथ अगर चाहे तो वसीयत में दे सकता था, और यहां तक कि स्टेट का टेक ओवर भी, अगर जब तक वो लगान भर रहा है तब तक स्टेट भी उसमें कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट का टेक ओवर उसमें नहीं होगा। द जमींदार गॉट द हेरिडिटरी राइट ऑफ सक्सेशन ओवर लैंड, जो मैंने बताया, उसके पास राइट ऑफ, उसके अगर जमींदार मर जाता तो उसके बेटा के पास ये अधिकार आता, बेटा मर जाता तो उसके पोता के पास ये अधिकार आता। मतलब ये राइट्स कोई अपॉइंटेड नहीं था, ये वंशगत चलता चला आ रहा था। दे हैड द राइट टू सेल और ट्रांसफर द लैंड वेरेवर दे विश टू। अगर उनके पास अधिकार ही दे दिया गया बेचने को, वो किसी को बेच सकते थे। इससे क्या हुआ? जमींदार का पावर बहुत ही बढ़ गया। और जमींदार जो था उसके नीचे हो गए जो टाइटल होल्डर या जो ओरिजिनल कल्टीवेटर थे, और इसके नीचे आते थे ओकुपेंसी रैयत। इन टाइटल होल्डर से लेकर, आप भी देखिएगा, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, आपके पास अगर 10 कट्ठा जमीन है, एक प्लॉट है बहुत बड़ा, तो आप क्या होता था कि मैं तो खेती करता ही हूं, मैंने किसी एक को दे दिया कि तुम इस पे खेती करो। उसके बाद उस पे जो खेती बोला कि उसने जो भी ले लिया, उसने किसी को नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, किसी टेम्पोररी कि 5 साल के लिए तुमको मैंने दे दिया, वो भी अगर 5 साल के लिए ले लिया तो किसी को दे सकता था सब टेनेंट के रूप में। इस हालात में हमारा लैंड का जो उस समय का हालात इस तरह का था। अगर आप नोटेबल कुछ देखेंगे, कुछ बड़े जमींदार घराने, तो उसमें आप ये देख सकते हैं, बिहार में बनाली हो, चाहे देवराज हो, हथवा राज हो, टेकारी राज हो, ये आप पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे ग्रुप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऐड हुईएगा तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये सारे मिडिल मैन थे, ये रेंट का कलेक्शन करते थे, या कह लीजिए कि लगान का कलेक्शन करते थे। किससे? किसान से, जो कल्टीवेटर था। ठीक है। अब आइए, अब आजादी जब हमें मिला, इंडिपेंडेंस, तो बहुत इन्होंने क्या किया? जबरदस्त टाइप का शोषण किया, क्योंकि इन्हें तो एक परसेंटेज, खास परसेंटेज अंग्रेज को देना था। ये परसेंटेज वो अपने घर से तो दे नहीं रहे थे, किसी ना किसी तरह से अंग्रेज को बचाने के लिए, और अंग्रेज ने भी बहुत चाल खेल के हायर रेट्स पे इनको जमींदारी का स्टेट्स दिया था। जहां से 100 रुपया वसूल सकता था, वहां 110 रुपया पे इन्होंने फिक्स कर दिया था कि तुमको 110 रुपया ला के देना है। अब ये 110 रुपया वसूलने के लिए क्या करते थे? हम जो ओरिजिनल कल्टीवेटर होते थे लैंड के, उसका शोषण करते थे। उसके बाद अब जब इंडिपेंडेंस हमें मिला तो हमने चेयरमैनशिप ऑफ जेसी कुमारप्पा के में एक कमेटी का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया जिससे कंप्रिहेंसिव एग्रीरियन रिफॉर्म्स मेजर्स लिया जाए। मतलब जो हमारे यहाँ खेती बाड़ी के कारण आप देखे होंगे, अगर आप पढ़ते होंगे इतिहास, तो देखिए कितनी बड़ी बड़ी फैमिन आया, काल आया, पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर था बंगाल का, बिहार का, वो नष्ट हो गया। तो अब इस सब को ठीक करने का मौका आया आजादी के बाद। आजादी जब हमें मिली तो उसे सब किसानों तक, जो कि हमारे ओरिजिनल हमारे लोग थे, उन तक ये चीज पहुंचे, वो आजाद हो। इसके लिए क्या एक्ट में प्रावधान किया गया?
सबसे पहला दिया एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। मैंने शब्द बोल दिया, इंटरमीडिएरीज मतलब यही जमींदार लोग, इनका पूरी तरह से इवोल्यूशन मतलब इनका विनाश, ये सिस्टम को नष्ट करना। उसके बाद टीनेंसी रिफॉर्म, जो मैंने पिछले आपको दिखाया, ओकुपेंसी रैयत, नॉन ओकुपेंसी रैयत, इन सब के कुछ ना कुछ अधिकार, अगर कोई 20 साल से रह रहा, कोई 30 साल से रह रहा है, ऐसा नहीं हो कि आज का आज मैं इनको हटा दूं। इन सब के लिए कुछ ना कुछ अधिकार, जो कि बिहार टीनेंसी एक्ट, बिहार बंगाल टीनेंसी एक्ट लागू किया गया, इसमें अधिकार। फिक्सिंग सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कौन कितना जमीन रख सकता है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाए। एक आदमी के पास सारा जमीन है 99% और एक आदमी के पास कुछ जमीन ही नहीं है, लैंडलेस। तो बाद के दिनों में आप देखिएगा कि जो लैंडलेस लोग थे उनको बहुत सारी जमीन दी गई सरकार के द्वारा। कॉन्सोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कॉन्सोलिडेशन, जो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग थे उनको कॉन्सोलिडेट किया गया। ये सारा कुछ फेज वाइज टेक किया, मतलब हर एक फेज में किसी चीज को सुधारा गया, किसी फेज में सुधारा गया। मकसद ये था सुधारने का, क्या है कि देखिए जो असेंबली में भी लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, वो ज्यादातर ये तो जमींदार फैमिली से ही ना रहे थे, क्योंकि जमींदार फैमिली तो हमेशा से टॉप पे रही, पैसा तो उनके पास बहुत रहा। अब अगर उस जगह हम देखते हैं बिहार कैसी थी, तो प्रोबेबली बिहार वाज द स्टेट वेयर लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशंस वेयर फर्स्ट ब्रॉट इन। अगर भारत में बात करें बिहार की स्थिति, तो बिहार वो पहला राज्य बना जहां पे लैंड रिफॉर्म लाया गया। और अगर इसमें देखेंगे 1950 की स्थिति, जिस समय लैंड रिफॉर्म लाया जा रहा था, जस्ट बिफोर द जमींदारी एबॉलिशन देयर वर 2,05,927 रेगुलरली रेवेन्यू पेइंग परमानेंटली सेटल्ड होल्डिंग देयर काउंटेड फॉर 90% ऑफ द लैंड एरिया। मतलब बिहार की बात करें, झारखंड बिहार मिला के बात हम जब कर रहे हैं, उस दौर में मात्र 2,05,927 रेगुलरली रेवेन्यू पेइंग सेटलमेंट था। मतलब जमींदारी स्टेट कितना था, 2,05,000 के करीब था, जो कि 90% ऑफ लैंड एरिया को कवर कर रहे थे। अब आप समझिए कि गैर मजरूआ जमीन जो कि खास जमीन थी, वो ज्यादातर किसकी थी, जमींदार की थी। तो भाई एग्रीकल्चर लैंड भी उसी का हो गया, नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी उसी का हो गया। तो आप जाइएगा कहां, Bihar Land Reform Act was passed, which was approved by the Supreme Court. During this period, the zamindar had opposed this act with full force. क्योंकि बिहार ने लैंड रिफॉर्म एक्ट ला दिया, उसमें जमींदारी एबुलेशन खत्म करना था पूरा तरह से। जो भी जमीन जमींदार के नाम पे है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, वो सारा बिहार सरकार में आने वाला था। बाकी उनके जो लैंड लिमिट्स थे उसको घटाया जाने वाला था। इसका विरोध उन्होंने बहुत किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 सेक्शन को छोड़ के बाकी पूरे के पूरे एक्ट को अप्रूव कर दिया। उसके बाद क्या होता है, with this act the right of zamindar and title holders on land at the same time trees, forest, fish breeding ponds, market, mines, mineral were legally terminated। मतलब जमींदार के पास खेती की जमीन तो थी, पोखर जिसमें मछली पालन होता था, बाजार, हाट, मिनरल का मतलब जहां पे मिनरल्स निकलता था, माइंस निकलता था, ये सारा किसके कब्जे में था, जमींदार के। ये सारा का सारा इसका राइट्स ओनरशिप टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया जमींदारों से। एंड दीज राइट वेर डायरेक्टली वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर बिहार की बात करें तो बिहार सरकार के साथ उनके अधिकारों को जोड़ दिया गया, उनके निहित कर दिया गया। तो गैर मजरूआ जमीन वो हो गई, जैसे हाट लग रहा था, बाजार लग रहा था, ये सब भी आम यूज है। लेकिन ये पहले किसमें, अगर आजादी से पहले, इवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्ट से पहले किसके साथ था इसका मालिकाना हक, जमींदारों के साथ, लेकिन वो अब नहीं रहे। इसके बाद आप देखेंगे द असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वेयर फुल ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम दिस जेंट्री। आप समझ लिए, ये अमीर तबका था, अंग्रेज ने तबके को पाला पोसा इसीलिए कि हमारे साथ एलिजेंस रहे, हम अगर रहे, हमारा ये साथ दे, तो ये पूरी तरह से हमारे साथ रहे। तो पीपल कमिंग फ्रॉम दिस, ये सभी लोग कहां, असेंबली में हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, यही लोग थे। लैंड सर्वे रिकॉर्ड्स वर वेरी ओल्ड, field survey was progressing at a very slow pace. Most importantly, in spite of the government order, zamindar had not submitted documents of their private estates. अब समझिए, जब जमींदारी एक्ट खत्म होने, जमींदारों का अधिकार खत्म किया जा रहा था, तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि वो अपने पास जितने भी जमीन है उसका रिटर्न फाइल करेंगे। क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे।
लेकिन ये धीरे धीरे कर रहे थे। 1952 में जब ये कानून लागू हुआ तो उसमें ये था कि जिस भी जमींदार का खत्म करना उसको सिंगल नोटिस भेजना है। यही बात यहां लिखा हुआ है 1952 नोटिसेस कुड बी सेंट ओनली टू 155 जमींदार। जमींदार थे कितने 2,05,000 समथिंग, और कितने को भेजा गया। लुकिंग एट दिस डिले इन 1954 एंड अगेन इन दी 1959 दिस एक्ट वाज अमेंडेड एंड इट वाज दैट नोटिस शुड बी करेक्टली सेंट टू ऑल जमींदार। मतलब कि जब शुरुआत में एक्ट आया तो उसमें प्रावधान ये था जिसका 1952 में खत्म करना था। मान लीजिए एक जमींदार एक्स है, इसमें तो बहुत सारे एक्स, तो इनके नाम से गैजेट निकलता था और बस उसी डेट से इनका जमींदारी खत्म होता, बाकी बचे रहते थे। तो इतना स्लो था कि मात्र 4 सालों में 155 जमींदारों का अधिकार को खत्म किया गया या उनका रिटर्न फाइल करा के उनको कंपनसेट किया गया। बाकी के जो लोग थे उनको नहीं किया गया। धीरे धीरे बाद में 1959 में लॉ में अमेंडमेंट आता है और एक ही नोटिस आम सूचना जारी की जाती है कि आप सभी का अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है आज के डेट से, और आप अपने अपने जमीन जितने भी अधिकार हैं उसका एक रिटर्न फाइल कर दीजिए, उस आधार पे आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा। तो जमींदार को क्या कहा गया कि रिटर्न फाइल कर दीजिए, जो भी आपके पास स्टेट्स पड़े हुए हैं, क्या जमीन है, कौन उसका टाइटल होल्डर है, कौन ऑक्युपेंसी रैयत है, क्या क्या है, वो सारा का रिटर्न फाइल कीजिए और उस आधार पर हम आपको क्या देंगे, कंपनसेट कर देंगे। ये था बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट में। मतलब जिस तरह से हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिस तरह से हम जीएसटी में रिटर्न फाइल करते हैं, उसी प्रकार से जमींदारों को ये खत्म कहा गया जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रही थी। तो अब ये समझिए कि अब इस चीज को हम लोग पीछे चलते हैं, अब समझते हैं। तो गैर मजरूआ जमीन वो हो गई जो कि नॉन एग्रीकल्चर थी। तो आजादी से पहले की बात अगर करेंगे, जब जमींदारी प्रथा थी और खास तो ये जमींदार का मालिकाना हक होता था, जो जमीन गैर मजरूआ खास या मालिक। लेकिन जब गैर मजरूआ खास जमीन आजादी के बाद किसमें आ गई, बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई। ये सारे जमीन का मालिक कौन हो गया, बिहार सरकार हो गया। अब गैर मजरूआ जमीन जो आम यूज में थी वो तो पहले से सरकारी जमीन थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं था। अब आपको ये समझना है नेक्स्ट वीडियो में किस किस कंडीशन में ये गैर मजरूआ खास जमीन रैयती जमीन बन सकती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस किस कंडीशंस में ये गैर मजरूआ जमीन जो है वो रैयती जमीन बन सकती है, क्या कंडीशंस फॉलो होगा, या आपको कोई जमीन लेना है वो गैर मजरूआ खास है। देखिए गैर मजरूआ आम आपको लेना ही नहीं है। जो भी इन्वेस्टर अगर जमीन लेना चाहते हैं, कोई भी बिल्डर अगर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, डेवलपर है डेवलप करना चाहते हैं, लॉयर केस लड़ रहे हैं, तो उनको ये समझ लेना है कि गैर मजरूआ आम को तो लेना ही नहीं है। लेकिन अगर गैर मजरूआ मालिक जमीन हम परचेस कर रहे हैं, या कोई जमीन का जो नेचर या टाइप गैर मजरूआ मालिक है, तो किस किस कंडीशन में हम उसको ले सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, जहां पे ये समझेंगे कि गैर मजरूआ जमीन तो हम लोग समझ गए क्या होता था। अब ये किस किस कंडीशन में रैयती हो सकती है। रैयती का मतलब कि इसका सेल हो सकता है, इसका मोटेशन हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप हमें कमेंट कर दें, हमें ईमेल कर दें, कांटेक्ट कर दें। और साथ ही साथ हमारे लॉ फॉर्म से अगर आप चाहते हैं किसी भी जमीन का टाइटल सर्च करना या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, हम आपके लिए कर देंगे। सारा जो भी इसमें है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।